हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं यूपीपीसीएस प्री 2017 का ये पार्ट 2 है। 3 पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। एक पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है। तो तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है, तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? ये शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो इसमें किसी किसी शपथ के बारे में दिया गया है, इसमें ये पूछ रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा जो है कौन सा उत्तर इसमें सही है। देखिए इसमें ऑप्शन, देखिए ऑप्शन देख लीजिए इसमें। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए संघ के मंत्री के लिए शपथ का प्रारूप हाथ दिया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के प्रारूप है। भारत के राष्ट्रपति के पद का संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें किसका किसका दिया गया है? संसद के मंत्री की शपथ की पद का प्रारूप दिया गया है। अब इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ ये भी दिया गया है। और इसमें ये संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ ये भी दिया गया है। इसमें जो भारत के राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप का नहीं दिया गया है, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। अनुच्छेद 60 में तृतीय अनुसूची में जो है नहीं दिया गया है। और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप जो है अनुच्छेद 159 में दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? 1, 2, 4, इसका सही सी ऑप्शन सही है। तो अब आइए देख लेते हैं तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया। देखिए तृतीय अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। अब इसमें देखिए 8 प्रारूप कौन कौन से दिए गए हैं। तो देखिए इसमें संघ के मंत्री का शपथ का प्रारूप दिया है। संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी का प्रारूप है। संसद के सदस्य का है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या किसी राज्य के मंत्री, या इसमें इसके बाद है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी है। राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ये 8 लोगों का इसमें प्रारूप दिया गया है। और अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया है। अनुच्छेद 159 में जो है राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है। इतना याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दिया निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। कौन अधिकृत है? इसमें संसद है, राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो कौन अधिकृत है? तो राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन का अनुच्छेद 263 के तहत कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। अब ये किस लिए किया जाता है? ये केंद्र राज्य के संबंधों में जो विवादों का समाधान करने के लिए किया जाता है। और जो इसमें जो और किया जाता है परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के लिए, जो भी दोनों में कॉमन होता है, राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो क्षेत्र कॉमन होते हैं उनमें जो है सहयोग के विकास के लिए किया जाता है और विवादों के समाधान के लिए। अब ये देखिए किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था? ये सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने जो 28 मई 1990 को इसको गठन किया था। अब आइए देखते हैं इसमें अध्यक्ष। इसमें देखिए इसकी सदस्य और अध्यक्ष इसमें कौन था? इसके अध्यक्ष सबसे इंपॉर्टेंट है कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य कौन है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, जैसे हो गया लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। अब देखिए अभी इसके बाद राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद कैबिनेट रैंक के जो 6 मंत्रियों को प्रधानमंत्री नामित करता है। और कैबिनेट रैंक के जो होते हैं 4 मंत्रियों को जो है आमंत्रित किया जाता है। 4 मंत्रियों को जो है आमंत्रित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 1951, 1952, 1953 में। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1952 में किया गया था। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था इसका गठन। और उसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। 250 से अधिक इसमें सदस्य नहीं होते हैं। और प्रत्येक 2 वर्ष में जो 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त रिटायर होते रहते हैं। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? ये संसद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? राज्यसभा की संरचना से। अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? लोकसभा की संरचना से संबंधित। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था? तो न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। 3 सदस्य था। इसमें BR शंकर, हनुमंतैया, RS सेन या OB अलगेसन। तो कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो इसमें थे डॉक्टर RS सेन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति RS सरकारिया। और 2 सदस्य थे जिनमें से एक शिवरामन थे और एक थे RS सेन थे। एक थे शिवरामन, ये भी याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया? देखिए अमेरिका के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, स्विट्जरलैंड के अधिनियम से। तो कहाँ से लिया गया? राज्यों की संघ की परिकल्पना जो है अगर इसका सही आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। ये लिया गया कनाडा से। कनाडा का ये है, कहाँ से? कनाडा से है। अगर यहाँ कनाडा दिया होता तो लोग सही हो जाता, लेकिन यहाँ उसका एक्ट अधिनियम दिया गया था। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम जो है कनाडा से लिया गया है। अब आइए देख लेते हैं हम भारतीय अनुच्छेद में। अनुच्छेद 1(1) में भारत जो है राज्यों का संघ है, ये वर्णित है। इसकी संकल्पना जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जो है कनाडा से प्रेरित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं जो है
दोनों में कॉमन है। देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, ये तो भारत में है लेकिन अमेरिका में नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्यों के पास हैं, ये अमेरिका में है, भारत में नहीं, इसलिए गलत हो गया। उच्च सदन में कुछ सदस्य मनोनीत हैं, ये भारत में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, अमेरिका में जो है निर्वाचित होते हैं, गलत हो गया। तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति, ये सही है, तो इसमें आंसर ए सही है, केवल 3 सही है। अब देखिए पॉकेट वीटो क्या होती है। पॉकेट वीटो होती है किसी विधेयक पर जो है कोई भी कार्रवाई ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है। पॉकेट सकारात्मक नकारात्मक कोई कार्रवाई न करने की शक्ति क्या होती है, पॉकेट वीटो होती है। तो भारत में कोई भी टाइम पीरियड कुछ भी दिया नहीं गया, टाइम का मेंशन है ही नहीं, तो ये अनिश्चित काल पॉकेट वीटो भारत के पास है। अब यहाँ पे सीमित है पॉकेट वीटो, जो अमेरिका में केवल 10 दिन तक राष्ट्रपति इसको रख सकता है। तो आप देखिए भारत में केवल अब तक पॉकेट वीटो का एक बार प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में किया था। अब देखिए अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र में भारत में होती हैं, राज्यों में जो है अमेरिका में होती है। उच्च सदन में जो भारत सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं भारत में, लेकिन उच्च सदन में सभी सदस्य जो है प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं अमेरिका में। केवल एक चीज़ इसमें कॉमन थी। अब आइए देख लेते हैं सूची 1 सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए आप लोग साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो है ये कौन सा है। इसके बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, मताधिकार को 21 व 18, उद्देश्य को पंथ निरपेक्ष शब्द में जोड़ा जाना। तो अब आइए देखते हैं। देखिए न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो है ये क्या है, ये है 38वां संविधान संशोधन 1975 में था, 1975 में था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना 44वां संविधान संशोधन 1978 में। मताधिकार को 21 से 18 राजीव गांधी सरकार में, 61वां संविधान 1989 में, 1989 में हुआ। उद्देश्य में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना 42वां संविधान संशोधन। तो देखिए इसमें पहले का कौन सही है, तीसरा सही। अब ऑप्शन में देखते हैं, पहले में तीसरा, देखिए इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो पहले में तीसरा ये है सही है, सी ऑप्शन इसमें सही है। तो ये देख लीजिएगा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति इसमें है 38वां संविधान, संपत्ति जो है इसमें 44वां संविधान संशोधन है, मताधिकार 61वां संविधान संशोधन है, उद्देश्य पंथ में 42वां संविधान संशोधन है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अधिवेशन गठित करने हेतु जो है गणपूर्ति कोरम कितनी है। तो ये सदन के सदस्य संख्या कुल संख्या का जो है 6वां भाग होता है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग होता है। तो गणपूर्ति कोरम कितना होता है, तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का जो होता है 10वां भाग होता है, याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं क्या होता है गणपूर्ति। देखिए कोरम जो होती है किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक संख्या क्या होती है, यही होती है कोरम होता है। अब देखिए राज्यसभा और लोकसभा के अधिवेशन को शुरू करने के लिए जो है मिनिमम सदस्यों की संख्या जो है 10वां भाग, ये किस में दिया गया, अनुच्छेद 100 में दिया गया, अनुच्छेद 100 में ये पूछा जा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव से, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किससे द्वारा किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या है, डॉपलर प्रभाव द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उत्पाद और स्रोत हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग, इसको मैच कराना है। तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, हींग है, रबड़ है, कुनैन। तो अफीम क्या होता है, फल से प्राप्त किया जाता है। हींग किससे प्राप्त किया जाता है, जड़ से प्राप्त किया जाता है। रबड़ किससे प्राप्त किया जाता है, तना से प्राप्त किया जाता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, छाल से प्राप्त। तो अफीम जो है ए का हो गया तीसरा, तो ए का हो गया तीसरा, केवल यही है, सारे ऑप्शन ही गलत हो गए, केवल बी ऑप्शन सही है। तो अफीम जो है फल से प्राप्त होता है, हींग जो है जड़ से प्राप्त होता है, रबड़ जो है तना से होता है, कुनैन जो है छाल से प्राप्त किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर कौन सा सही था, बी आंसर सही था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए विटामिन बी12 की कमी से क्या होती है, अरक्तता होती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से होती है रक्तस्रावी, ये होती है। अब देखिए रक्तस्राव होता है, अब ये अगर इसकी कमी हो जाएगी तो देखिए इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं, इसमें विटामिन डी की कारण जो है बंध्यता रोधी कारक, ये गलत है। इसमें यहाँ पे विटामिन ई होगा, इसका सही क्या है, बंध्यता रोधी के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है, विटामिन ई है, विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी नहीं है। तो इसमें देखिए विटामिन बी12 जो होती है प्रति अरक्तता कारक है, हाँ ये सही है। अब इसमें देखिए विटामिन सी से प्रतिस्कर्वी सही है। विटामिन के जो है प्रत रक्तस्रावी होता है, इसे रक्त थक्का इसी से जमता है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सी, तो ये बंध्यता रोधी के विटामिन ई, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है,
रक्त रंजकहीनता है, वर्णनता है, हीमोफीलिया है, रतौंधी है। तो ये क्या होता है, इसका सही आंसर आनुवांशिक रोग नहीं है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो ये आनुवांशिक रोग नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो किसका प्रभावित करता है? तो ये पित्त अम्ल जो होता है वसा का। अगर अगर पित्ताशय में जो है पत्थर उपस्थित है तो किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का पाचन प्रभावित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी है, हाथी है, डॉल्फिन है, मानव है। तो किसका जो है उसका मस्तिष्क जो है शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो सही आंसर क्या है? चींटी है। ये ऑप्शन सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल जो है अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में हो? एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है। तो इमली, अंगूर और केला में प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक अम्ल विद्यमान होता है? तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही, सॉरी, टार्टरिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, कर्क रोग होता है, घीघा रोग होता है, ये होता है अस्थि सुशिरता होता है। तो आयोडीन की कमी से कारण कौन सा रोग होता है? तो घीघा रोग होता है। कौन सा? ग्वाइटर होता है, घीघा रोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सुई चुभाने से निम्नलिखित अंगों में से किस अंग में जो है दर्द महसूस नहीं होता है? त्वचा में, मस्तिष्क में, हृदय में, नेत्र में। तो किस पार्ट में जो है, शरीर के किस भाग में जो है सुई चुभाने पर दर्द नहीं महसूस होता है? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है, मस्तिष्क। कौन सा? मस्तिष्क। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बताना है कौन हार्मोन है, इसके कार्य दिए गए। कौन सा सुमेलित नहीं, याद रखिएगा। देखिए, इंसुलिन से रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन से निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन से स्तन ग्रंथि में दूध का निःसरण, गैस्ट्रिन से रक्तचाप का नियंत्रण। तो देखिए क्या होती है, ये क्या होता है? इंसुलिन से जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण, हाँ ये सही है। और मेलाटोनिन से जो है निद्रा का नियंत्रण भी सही है। ऑक्सीटोसिन से जो है स्तन ग्रंथि में दुग्ध निःसरण, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं, तो इसमें डी आंसर जो है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। गैस्ट्रिन क्या होता है? एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, आमाशय की कोशिकाओं को जो है वो प्रेरित करता है कि उन्हें गैस्ट्रिक उसके पाचन के लिए एंजाइम के स्राव को जो है ये प्रमोट करता है। तो ये गैस्ट्रिन जो है इसमें नहीं है रक्तचापन के नियमन के लिए। इसका सही आंसर क्या है? गैस्ट्रिन। कौन सा सम्मिलित नहीं? इंसुलिन जो रक्तचक्र का नियंत्रण है, मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन और स्तन के दूध का निःसरण, ये भी सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? माल्टोज है, राइबोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है। तो फलों का मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है मोनोसेक्राइड है, याद रखिए, ये पूछा गया है। आइए अब देखते हैं निम्नलिखित में से किस जंतु के खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण होता है, गीदड़ है, जेबरा है, घोड़ा है। तो किसके खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर किसके? गीदड़ के नहीं पाए जाते हैं खुर। ये कुत्ते की फैमिली का जानवर होता है, खुर नहीं पाए जाते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किससे होती है? मीथेन से होती है, प्रोपेन से, ब्यूटेन से जो होती है, इथाइल मर्केप्टन से। तो जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो होती है दुर्गंध होती है, किसके कारण? इथाइल मर्केप्टन। इसका डी आंसर सही। इसकी क्या होती है? एलपीजी जो होती है गंध रहित गैस होती है, तो इसका रिसाव होता है तो काफ़ी खतरनाक हो जाता है, इसलिए इसमें इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है, जिसका रिसाव होता है जिससे पता चल जाता है, इसकी लीकेज होती है तो पता चल जाता है। और एलपीजी में क्या क्या होता है? प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है? इथाइल मर्केप्टन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कारण क्या? कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तक है, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो अब ये हुआ कटा हुआ हीरा जगमगाता है, किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसे? बी आंसर सही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक इन्वर्टर होता है, एक सीपीयू होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो मोबाइल चार्जर क्या होता है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में। एक ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, याद रखिएगा, मोबाइल चार्जर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो इनमें कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती? द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गई, सांद्रता हो गई, आयतन हो गया। तो इसमें कौन सा नहीं बदलता है? तो इसका सही आंसर क्या है? आयतन नहीं बदलता है। द्रव्यमान जो है चेंज हो जाता है, घनत्व चेंज हो जाता है, सांद्रता चेंज हो, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता जब 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाया जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सुरंग में जो है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी? 1 यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी, 10 यूनिट होगी, 20 यूनिट होगी। तो देखिए अब इसको यूनिट के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वाट इंटू घंटा।
वाट गुणे घंटा बटे 1000, इसका ये होता है, इसको याद रखिएगा। इससे हम एक बल्ब की कितना यूनिट लग रहा है, अगर वाट दिया हमें दिया है 100 वाट दिया गया है, एक बल्ब 100 वाट का एक बल्ब जो है 20 घंटे तक जलता है, बटे 1000 कर देंगे तो इससे पता चल जाएगा एक बल्ब कितनी यूनिट बिजली खर्च कर रहा है, एक बल्ब कितनी यूनिट बिजली ले रहा है। तो देखिए इसमें 100 × 20 कर दिए बटे 1000, तो इससे निकलेगा एक बल्ब 2 यूनिट बिजली ले रहा है। तो इसे 5 बल्ब दिया है, 5 बल्ब मतलब 10 यूनिट, कितना हो जाएगा इसका आंसर सही हो जाएगा 10 यूनिट। याद रखिएगा वाट इंटू घंटा बटे 1000 एक यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, कोयला है। तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन सा उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1994, 1995, 1996, 1997। तो कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1996 की गई थी। ये कहाँ पे है? राष्ट्रीय झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। सी ऑप्शन सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? 1976, 1980, 1983, 1988 में। वन संरक्षण अधिनियम भारत सरकार ने कब अधिनियमित किया था? 1980 में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? अब ये देखिए उष्णकटिबंधीय पतझड़, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, शीतोष्ण पतझड़ में, रेगिस्तान झाड़ी में। जैव विविधता किसमें इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पृथ्वी है, ग्लोब है, इसमें देखिए इक्वेटर होता है, ये भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे जो है, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे जो होते हैं, यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन जिसमें जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पौधों की जो है जैविक पदार्थ अधिकतम पाया जाता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ये क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है। देखिए नील हरित शैवाल किसमें होते हैं? धान में राइबोजियम, ये है लेगुमिनस है, इस किसमें है? ये मटर में है। एस्टोबैक्टर जो है गेहूं में, एजोल जो है मक्का में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं एजोल में। किसमें? एजोल में। जैसे एजोल हो गया, एनाबिना हो गया, नॉन स्टॉक हो गया, नील हरित शैवाल होता है, ये धान में जो होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। राइजोबियम किस में होता है? मटर में जिम्मेदार होता है। एस्टोबैक्टर जो होता है गेहूं में होता है, और एजोल जो होता है धान में होता है, मक्के में नहीं होता। तो इसका जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? देखिए जीवाश्मिक ईंधन जो होते हैं अधिकाधिक प्रज्वलन से, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन से, सौरधदक में वृद्धि से, अत्यधिक वनोन्मूलन से। तो कौन सा इसमें प्रमुख कारक है देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए जीवाश्म ईंधन के अधिकाधिक प्रज्वलन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण भी माना जाता है, और तेल चलित स्वचालितों की संख्या के विस्फोटन से भी माना जाता है, और ये अत्यधिक वनोन्मूलन से ये भी माना जाता है। सौर धधक से ये नहीं माना जाता है। तो इसमें क्या है? 1, 2, 4 सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2, 4, इसमें बी ऑप्शन सही है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो इसमें दिया गया है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से, और अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। जैव विविधता का अधिकतम संकट किससे है? तो इसमें है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से जो है जैव विविधता का अधिकतम संकट है। याद रखिएगा ये ऑप्शन सही। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, तंबाकू दिवस जो है 5 मई को, ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को। तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं? तो इसमें तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है, 35 मई को नहीं मनाया जाता है। अब देखिए विश्व पर्यावरण 5 जून को, अब इसको विश्व पृथ्वी दिवस, इसकी 2020 में 22 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। इसकी थीम क्या थी 2020 में? जो है क्लाइमेट एक्शन 2020 के लिए। और देखिए ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं था? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, 5 मई को नहीं। सी ऑप्शन सही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.02 होता है, 0.03 होता है, 0.04 होता है, 0.05% होता है। तो इसमें किस, देखिए औद्योगिकरण से पहले जो है इसका परसेंटेज क्या था? 0.03, लेकिन वर्तमान में 0.04 हो गया है। लेकिन ये पूछ रहा है वायुमंडल प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी गई है? तो ये उपयुक्त सांद्रता इसकी 0.03 मानी गई, प्रतिशत मानी गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे दिया गया है प्रदूषक है, इनमें होने वाली बीमारियाँ। अब देखते हैं इनसे क्या क्या। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं? देखिए
पारा है, पारा से मिनीमाटा बीमारी होती है, कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, नाइट्रोजन आयन से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड से जो है अपच। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये होता है इसमें फ्लोराइड। फ्लोराइड तो इसमें फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता। फ्लोराइड में जो दांत होता है, दांत का इनामेल होता है, उसको भी पीला कर देता है। फ्लोराइड की अधिकता के कारण क्या है, दांत जो होते हैं पीले हो जाते हैं। तो ये होता है फ्लोराइड आयन से। अब देखिए इसमें इसको भी याद रखिएगा, पारा से क्या होता है, मिनीमाटा रोग होता है, कैडमियम से जो इटाई होता है, नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या था, डी आंसर सुमेलित नहीं था। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल। अब सबके लिए जो है सतत ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र संघ का है, भारत का है, जर्मनी का है और विश्व का। तो सबके लिए किसका है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक के पहल की, इसलिए ये संयुक्त राष्ट्र ने जो है सतत ऊर्जा के लिए जो है इसके जो है यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 है। और इसका सातवां गोल क्या है, सभी के लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता कराना। ये जो है सबके लिए सतत ऊर्जा है, संयुक्त राष्ट्र का है, याद रखिएगा। सातवां लक्ष्य है सबके लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान है। 17 लक्ष्य जो है इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स संयुक्त राष्ट्र ने फिक्स किए हैं। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में ग्रीन हाउस स्रोत बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है थर्मल पावर प्लांट से होता है, ये होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ऑटोमोबाइल से होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो ईंट के भट्टे से। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ऑटोमोबाइल से नहीं होता, ये रेफ्रिजरेटर से होता है, एसी से निकलता है, ये ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो थर्मल पावर प्लांट से सही है, ये मतलब इससे निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है तो जलमग्न खेत से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो ईंट के भट्टों से। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, किससे निकलता है, एसी से, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है, जो ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार भी है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? इसमें देखिए जनसंख्या है, पारिस्थितिकी समुदाय, भूदृश्य है, भूदृश्य समुदाय, पारिस्थितिकी जनसंख्या, जनसंख्या समुदाय, पारिस्थितिकी ये है। देखिए तो इसमें इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका जनसंख्या, सी आंसर सही। तो जनसंख्या होती है, जनसंख्या से मिलकर क्या होता है, समुदाय होता है, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र से जो है भूदृश्य। याद करिए, ये याद रखिएगा। अब एक ही जात की प्रजातियों को जो है उनकी संख्या जो होती है, एक ही प्रजाति की जीवों की संख्या जो होती है जनसंख्या होती है। एक ही प्रजाति की जीवों की संख्या क्या होती है, जनसंख्या होती है। तो जनसंख्या से मिलकर समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी से भूदृश्य, इसमें सी सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट है, गिर है, दुधवा है। तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट। ये इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था पहले, ये 1936 में स्थापित है। तो ये है देहरादून, वहाँ उत्तराखंड में है, नैनीताल के पास जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित था। तो इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क था, अब इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार क्या होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक होता है, 5 माइक्रोन से अधिक होता है, 5 माइक्रोन से कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 5 माइक्रोन से कम होता है। श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। ये सीधे जो है हमारे नासिका से जो है फेफड़े में चले जाते हैं, और ये फेफड़े में जाके बहुत ही हार्मफुल होते हैं, शरीर के लिए बहुत ही नुकसान करते हैं। फेफड़े में से कई सारी बीमारियां भी होती हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। तो हवा में तैरते श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम होता है। तो आज के इतने क्वेश्चन थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी आप कमेंट बॉक्स में लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।